यस हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बीकॉम पार्ट फर्स्ट MDSU और बुक का नाम है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई हमारा टाइम टेबल आ गया है, तो एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो कई स्टूडेंट्स की ऐसे नॉर्मली डिमांड थी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की ट्यूशन तो सर चले जाते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट की जो थ्योरी है बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हमने। तो अब क्या है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की वीडियो का पहला लेक्चर आज से है, तो 3 से 4 लेक्चर टोटल आपके होंगे जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और ये देख लोगे तो भी आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, सिलेबस के बारे में मैं आपको पहले से ही जानकारी दे चुका हूँ और उसके अलावा भी आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको आपकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे क्या आएंगे। तो उस पैटर्न में सबसे पहला पार्ट है पार्ट ए। उस पार्ट ए में क्या है कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और वो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे कितने, 10 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे भाई, 10 क्वेश्चन होंगे। अब 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे और टोटल मैंने है ना 30 क्वेश्चन बनाए हैं। कितने क्वेश्चन बनाए टोटल, 30 पॉइंट है। उस 30 पॉइंट के अंदर आराम से आपके अच्छे कवर अप पॉइंट्स सारे हो जाएंगे क्लियर यहाँ पर आपको। तो अब पार्ट ए स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके जो मार्क्स है, मार्क्स नंबर क्या है कि 2 मार्क्स के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है। चलो उसका सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका मतलब होता है सीमांत उपयोगिता खास नियम। बहुत सिंपल है। पहली बात, जो इसका जो सपोर्टिव पर्सन है वो कौन है, प्रोफेसर H.H. गोसेन। कौन है इसका सपोर्टिव पर्सन, H.H. गोसेन। देखो जो मैं लाइंस बोल रहा हूँ ना आपको, वो लाइंस आपको लिखने के लिए काम आएंगी, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कवर करने में काम आएंगी। इनकी आपको जो याद से बन गई, H.H. क्या है, गोसेन। इसका एक गोसेन का फर्स्ट लॉ भी होता है, प्रथम नियम भी कहते हैं इसको गोसेन का, और गोसेन का फर्स्ट लॉ होता है। तो एग्जाम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जगह ये भी बोल सकता है। इसका दूसरा नाम भी देख लो आप सभी, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, यानी आपका गोसेन का प्रथम नियम, ये आपका इसका दूसरा नाम है। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी नाम आए आपका आंसर सेम होगा। और इसका एक सिंपल सा आंसर होता है कि जैसे जैसे आप कोई भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करते हो, नए वस्तु या सेवा का उपयोग करते हो, तो उनसे प्राप्त जो उपयोगिता है, उनसे रिसीव्ड जो भी आपको यूटिलिटी है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता निरंतर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कहने का मतलब है कि आपकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। और कब डिक्रीज होगी, जब आप किसी गुड्स और सर्विस को क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो इसका मतलब हमारे लिए उस खाने की अहमियत क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप खेल के आए तो ये जैसे पानी है, तो पानी की अहमियत क्या है भाई, हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे पानी पीते जाओगे और या फिर जैसे जैसे खाना खाते जाओगे, तो आपके लिए उस भाई आप क्या करो, आपके लिए उसकी अहमियत क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन क्या होता जा रहा है, पूरा होता जा रहा है। और जैसे ही अहमियत का, तो इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि किसी गुड्स और सर्विस को जैसे जैसे आप क्या करोगे, यूज करते जाओगे, तो वैसे वैसे उससे जो रिसीव्ड यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपके लिए उसकी अहमियत क्या होती जाएगी, आपके लिए कम होती जाएगी। तो पहला है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ। अरे समझ आ गया कि आपको बात क्या बोला मैंने, सिंपल सा पहली बात क्या बोली, इसकी सबसे पहली बात क्या बोली, इसका फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। ये किसका लॉ है भाई गोसेन का, H.H. गोसेन का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है, गोसेन। चलो आगे देखो, आपके यूटिलिटी के 2 अप्रोचेस होते हैं। यूटिलिटी के कितने अप्रोचेस होते हैं भाई, 2। पहली अप्रोच का क्या नाम है, कार्डिनल अप्रोच, और दूसरी अप्रोच का क्या नाम है भाई, ऑर्डिनल अप्रोच। अब कार्डिनल अप्रोच और क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच। अब गणनावाचक विश्लेषण और क्या कहते हैं इसको, क्रमवाचक विश्लेषण। कार्डिनल अप्रोच का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, पहले तो इसका सपोर्टिव देख लो। इसके सपोर्टिव होते हैं प्रोफेसर मार्शल,
पीगू और गोसेन। कौन कौन सपोर्टिव होता है इसका? प्रोफेसर मार्शल, पीगू और कौन है भाई? गोसेन। तो कार्डिनल अप्रोच में ये बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उपयोगिता की गणना कर सकते हैं, यानी यूटिलिटी की को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको संख्या सूचक माप दे सकते हैं, मतलब उनको नंबर्स में मेजरमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है, उनको नंबर्स में क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये जो कार्डिनल अप्रोच है, ये जो प्रोफेसर मार्शल है, जो सबसे मेन सपोर्टिव थे इनके, प्रोफेसर मार्शल, इनकी एक बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है पता है आप लोगों को? प्रोफेसर मार्शल की बुक का नाम क्या है? नहीं पता? इकोनॉमिक्स तो ना थी अपने? थी? अरे भाई इकोनॉमिक्स थी फिर भी ये हाल है। हाँ बताइए, अच्छा लगता है मुझे नाम लेना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में। मिस्टर मोहित राकावत, ठीक है भाई। दासानी, हर्षिता दासानी नहीं थी। कृषा जी जांगीड़, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नम्रता जी यही है, वेरी गुड। तो इसकी बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, ये इसकी बुक का नाम है। और उस बुक में इसने कार्डिनल अप्रोच क्या किया था, यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था कि कार्डिनल अप्रोच का ये मतलब होता है। क्लियर है क्या? प्रोफेसर मार्शल साहब की बुक्स का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, और उन्होंने कार्डिनल अप्रोच के लिए क्या बोला कि उपयोगिता की गणना कर सकते हो और उसे संख्या सूचक माप दे सकते हो। ठीक है, चलो आगे आओ। अगला क्या है इसका? ऑर्डिनल अप्रोच। थोड़ा टाइम हुआ 1890 के बाद, तो कुछ इकोनॉमिक्स के और प्रोफेसर्स आए, कुछ इकोनॉमिक्स के क्या हुए और प्रोफेसर्स आए, और इन्होंने इनको गलत साबित करने की कोशिश की कि प्रोफेसर मार्शल साहब आप थोड़े से क्या हो भाई, गलत हो। आप जो बोल रहे हो कि हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं, संख्या सूचक माप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम ना ही तो उपयोगिता की गणना कर सकते हैं और ना ही उसे संख्या सूचक माप दे सकते, लेकिन हम इसको एक क्रम में रख सकते हैं, यानी एक सीरियल नंबर में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं हम उसको? क्रम में रख सकते हैं। एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले बता दूं कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है सर, इनके सपोर्टिव कौन थे और इस टॉपिक को कौन सी बुक्स में पब्लिश किया गया? तो इनके सपोर्टिव थे प्रोफेसर एच गोसेन। कौन थे? एच गोसेन नहीं, सॉरी, हिक्स। कौन थे भाई? क्योंकि पीगू और गोसेन तो कहाँ थे? कार्डिनल में। हिक्स, एलन और पेरेटो कहाँ थे? कार्डिनल, ऑर्डिनल में। क्लियर है क्या आपको? तो प्रोफेसर हिक्स इसके सपोर्टिव थे, और प्रोफेसर हिक्स ने अपनी एक बुक बनाई, उस बुक का नाम है द वैल्यू एंड कैपिटल 1939। लिख लो कॉपी में अगर नहीं पता तो, द वैल्यू एंड कैपिटल 1939। ये नोट अब जब आंसर लिखोगे एग्जाम में, तो उस टाइम आपको ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये अच्छे शॉर्ट नोट बनेंगे, तो ये आपके लिए बहुत फायदा है एग्जाम में मार्क्स चुराने का। तो उन्होंने बोला कि भाई ना ही उपयोगिता की गणना कर सकते हो, ना ही आप उसको संख्या सूचक माप दे सकते हो, लेकिन उसको किस में रख सकते हो? क्रम में रख सकते हो, सीरियल नंबर में रख सकते हो। उसी को ही क्या कहते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। फटाफट देखो मेरे साथ, एक फटाफट एग्जांपल सीखते हैं। अगर आपके जैसे 10th क्लास पास आउट होते हो, और कौन सी क्लास में आते हो आप लोग? 11th क्लास में आते हो, ठीक है। 11th क्लास में आए, अगर आपके पास नए टीचर्स आएंगे, ऑफ कोर्स सारे के सारे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर वो टीचर रिजल्ट जानना चाहेगा, तो वो सामने वाले की काबिलियत कैसे शो करेगा, काबिलियत कैसे पहचानेगा? बताओ कि मतलब कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ये बहुत ज़्यादा वीक है, बताओ। परसेंटेज के थ्रू। आई बस होने किसके थ्रू? परसेंटेज के थ्रू, मार्क्स के थ्रू। तो अगर वो परसेंटेज और मार्क्स के थ्रू करता है, तो उसको कौन सा अप्रोच कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उसको कैलकुलेट कर लिया, उसके मार्क्स, उसके परसेंटेज क्या कर लिए? कैलकुलेट कर लिए, गणना कर दी और संख्या दे दी, नंबर दे दी। और अगर कोई एक टीचर आता है तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे ना ही तो परसेंटेज से मतलब है और ना ही मुझे तुम्हारे मार्क्स से मतलब है, मुझे तो बताओ रैंक बताओ आप सब। क्या बताओ भाई मुझे आप सब? रैंक बताओ। तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच। इसको तो कहते हैं क्रम में रखना, सीरियल नंबर में। इसका मतलब क्या? रैंक वाइज रखना। कैसे रखना भाई? रैंक वाइज रखना। अरे समझ आएगा आपको? ये होता है कार्डिनल अप्रोच, और क्या होता है भाई? ऑर्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी का मैं सीधा एग्जांपल देता हूं।
आपकी डेफिनेशंस आपके इसमें सीरीज में या फिर आपके नोट्स में लिखी हुई होगी, देख लेना आप सभी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि भाई कुल उपयोगिता, कि टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला आप सब, ठीक है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल खाने का ही होता है। खाना खाने बैठते हैं तो आपकी यूटिलिटी क्या होती है? जीरो। क्यों? कुछ खाया ही नहीं, भूख लग रही है भी तो बहुत तेज वाली। एक बार में है ना, एक बार में, ऐसा नहीं कि जैसे दिन में 2 बार खाना खाते हैं, सुबह और एक शाम को, एक दिन में सुबह और शाम को। सुबह खाना खाने बैठे तो 1 रोटी खाई, फिर 2 रोटी खाई, फिर 3 रोटी खाई और 4 रोटी खाई, तो 4 रोटी में पेट क्या हो गया? फुल हो गया। तो 4 रोटी के बाद जो आपको संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको क्या कहते हैं? टोटल। मतलब आपकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। आपकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। और उनका जो यूज है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 रोटी भी खा ली तो 1 रोटी 2 घंटे बाद खा ली, 1 रोटी 3 घंटे बाद खा ली, तो उसको क्या कहते हैं भाई? टोटल यूटिलिटी। अगला बताओ क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल वर्ड बहुत फेमस है इकोनॉमिक्स के अंदर, हर एक टॉपिक में मिलेगा आपको ये मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है कि कोई भी एक यूनिट में चेंज कर दो, एक इकाई में चेंज कर दो और उससे आपके टोटल में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे देखना, ये क्या लिखा हुआ है? मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सीमांत उपयोगिता, कि किसी वस्तु या सेवा की एक उपभोग इकाई में चेंज कर दो, मतलब चेंजेस इन क्या है भाई? हाँ हाँ हाँ, लो लो। देखो, तो एक क्वांटिटी में क्या कर देना है भाई? चेंज कर देना है। एक क्वांटिटी में अगर आपने चेंज कर दिया तो इससे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। 4 रोटी डेली खाते हैं लेकिन एक दिन 4 की जगह कितनी खा ली? 5 खा ली, तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आई बात समझ ना? आपका सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर 1 रोटी गलती से क्या खा ली? कम खा ली, ठीक है, गलती से कम खा ली, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। चलो देखो आगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? कि चेंजेज इन ए 1 यूनिट, ठीक है, चेंजेज इन ए 1 यूनिट देन इफेक्ट ऑन टोटल यूटिलिटी। क्लियर है क्या? और उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? टोटल यूटिलिटी। तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आपकी टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी भाई? चेंज हो जाएगी। अगला देखो, ये क्या है भाई? इंडिफरेंस कर्व, यानी उदासीनता वक्र। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है, पहले इसका डायग्राम देख लेना आप सभी, है ना। छोटा सा ही डायग्राम बना रहा हूं यहां पर ही। एग्जाम में अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप उनके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डेफिनेशन पूछ लेता है, वो डायग्राम नहीं पूछे, तो बनाने में क्या जा रहा है? डायग्राम अपना बना दोगे तो एक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। डेफिनेशन थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो कौन संभाल लेगा कि चलो ठीक है भाई, बच्चे ने क्या बनाया है, डायग्राम बनाया है, तो ठीक है, मार्क्स दे देते हैं छोटे क्वेश्चन के अंदर। तो इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि आपके पास है ना 2 गुड्स के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 2 वस्तुओं के बहुत सारे क्या होते हैं? ऑप्शन होते हैं। अब उनमें से किसी को भी क्या करो, किसी भी ऑप्शन को उठा लो, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हमेशा क्या रहेगा? सबका इक्वली रहेगा। जैसे 2 गुड्स है और उनकी प्लेट्स कितनी रखी हुई मेरे सामने? 5 रखी हुई। कितनी प्लेट रखी हुई है? 5। 2 वस्तुएं हैं मेरे पास जिसकी प्लेट है 5। अब उन 5 प्लेटों में वो 2 ही वस्तु रखी हुई, लेकिन उनकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटी वो क्या है? अलग अलग है। किसी में दोनों बराबर है, 4-4, किसी में 3-4 है, किसी में क्या है भाई 5-1 है, किसी में 2 है। लेकिन इस तरीके से वो क्वांटिटी सेट करके रखी हुई है कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या रहेगा? बिल्कुल एकदम सेम और क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो ये होता है कि इसकी एक आसान सी डेफिनेशन होती है कि 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न विकल्पों, मतलब 2 गुड्स के ऐसे मोर ऑप्शन होते हैं जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। एक कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होता है? बिल्कुल इक्वल होता है। तो वो क्या होता है आपके लिए? इंडिफरेंस कर्व। डायग्राम बनाना आता है भाई? ये एक्स है और ये क्या है? वाई है।
चलो आगे देखो, 6th पॉइंट क्या है? इंडिफरेंस मैप। अब मैप वर्ड जब कभी भी इकोनॉमिक्स में आ जावे ना, तो जिसका भी मैप होता है, जिसका भी क्या होता है, मैप होता है, तो उसके क्या उठा लेने होते हैं, कर्व उठाने होते हैं, और उस कर्व को क्या करना होता है, एक ही डायग्राम के अंदर अगर एक सिंगल कर्व बनाया हुआ है तो वो कर्व ही कहलाएगा, लेकिन उस एक ही डायग्राम के अंदर दो या उससे क्या कर लिया, ज्यादा बना लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडिफरेंस मैप में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इंडिफरेंस मैप में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, बजट क्या होता है? ए स्टेटमेंट ऑफ शोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ए स्टेटमेंट शोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय व व्यय का ब्यौरा ही बजट कहलाता है। आय व व्यय का ब्यौरा ही क्या कहलाता है भाई, बजट कहलाता है। डिमांड, डिमांड की सीधी सी बात होती है कि डिमांड के अंदर आपकी विलिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भी, नीड होनी चाहिए। समझ में आ गई बात को? बस उसी को ही बेसिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा है ना, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी मांग निर्धारक घटक। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से आप किसी गुड्स के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हो, आकर्षित हो जाते हो, जिससे आपकी वस्तुओं की क्या होती है, डिमांड हो जाती है आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, प्राइस ले लो आप लोग, क्या ले लो भाई, इसकी प्राइस। जैसे PX ले लिया आपने, प्राइस ऑफ X। X मतलब कोई भी गुड्स को नाम दे दिया हमने X। मार्केट में अगर इसकी गुड्स क्या हो गई, सॉरी इसकी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्राइस कम हो गई तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी। तो बताओ आपका ये PX नाम का जो पॉइंट है, ठीक है, वो डिमांड को डिटरमिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो उसको ही क्या कहा जाता है, डिटरमिनेट ऑफ डिमांड कहा जाता है। अगला लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो मैंने अभी आपको बोला वो लॉ ऑफ डिमांड ही था। प्राइस कम हो जाना और क्या हो जाना, क्वांटिटी मतलब डिमांड बढ़ जाना, और प्राइस बढ़ जाना तो डिमांड क्या हो जाना, कम हो जाना। तो वो लॉ ऑफ डिमांड ही बोला मैंने आपको। ठीक है, इस पॉइंट को भी किसने किया है, प्रोफेसर मार्शल ने। और प्रोफेसर मार्शल की बुक्स क्या है, वही द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्रेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस क्या होता है, मांग के नियम के अपवाद होते हैं, जो उसके कि ऐसा लो, कोई भी लो जिसके अगेंस्ट काम हो रहा हो। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड है क्या, लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, लेकिन यहां उल्टा है कि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और प्राइस कम हो गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अगला देखो नेक्स्ट, कंज्यूमर्स सरप्लस। कंज्यूमर्स सरप्लस क्या होता है, समझना आप सभी। अब कंज्यूमर्स सरप्लस होता है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मार्केट्स में हम कोई भी चीज़, जैसे एक टी शर्ट खरीदने गए, टी शर्ट की प्राइस हमने सोच रखी थी कि 400 रुपये में हमारी वो टी शर्ट आ जाएगी। कितने रुपये में टी शर्ट आ जाएगी, तो हमारा बजट कितना होगा, 400 रुपये। लेकिन जब मार्केट में उसी चीज़ को हम खरीदने गए, तो मार्केट में जब खरीदने गए तो उसकी प्राइस है ना मुझे 350 में ही मिल गई। मतलब वो प्राइस, 350 की प्राइस में मुझे मार्केट में क्या हो गई, मिल गई। तो बताओ मुझे फ़ायदा कितने का होगा, 50 रुपये। बट ये रियल आप किसी का मेजरमेंट कर सकते हो, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, खुद की पर्सनल साइकोलॉजी है कि भाई मैं सोच के इतना गया था। अब किसी के दिमाग में थोड़ी बोल सकते हैं अपन कि भाई तू इतना सोच के गया था और इतना सोच के नहीं गया था। तो कंज्यूमर सरप्लस, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता की बचत। एक ऑन द स्पॉट सेविंग्स हो गई, जबकि आप खुद से सिर्फ सोचने गए, मतलब विलिंग टू पे, आप पे करने के लिए इतनी आपकी इच्छा थी, बट यू विल बी एक्चुअल पे, तो आपने पे कितना किया एक्चुअल में, तो दोनों का डिफरेंस आपके लिए क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके लिए क्या कहलाता है,
कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। कि आप क्या करना चाहते हो, 400 रुपये पे करना चाहते हो, लेकिन आपने पे वास्तव में कितने किए, 350 रुपये, तो 50 रुपये आपके क्या हो गए, बच गए, तो आपकी सेविंग्स हो गई, सरप्लस हो गया। लेकिन वो सरप्लस किस टाइम हुआ, जिस टाइम आप एज ए कंज्यूमर खड़े थे। एज ए क्या थे, खड़े थे आप, कंज्यूमर खड़े थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर सरप्लस बोला जाता है। एक सिंपल सा नियम है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं ये छोटे छोटे जो पॉइंट है। वेरी गुड, तो उसके लिए आपका डेफिशिट वाला कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ सरप्लस वाला पॉइंट ही है, क्योंकि वो डेफिशिट हो गया, वो नुकसान हो गया आपका। तो ये जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी, अपन को वास्तव में कुछ कह नहीं सकते ना कि क्या है ऐसा। नेक्स्ट, ये 4 गुड्स है। कितनी गुड्स है भाई, ये 4 गुड्स है। 4 गुड्स में 13 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ बताओ, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब सीधा सीधा आसान बताता हूं, एक वस्तु के स्थान पर आप दूसरी वस्तु को का उपयोग कर सकते हो, उसको ही बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोई भाषणबाजी नहीं, सीधा सीधा सा नियम है। एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना क्या कहलाता है, या स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करना, इट इज ए सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसका एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी, चाय एंड कॉफी, दुनिया में यही तो एक एग्जाम्पल है जो फेमस है। पेन, पेंसिल, पेन और क्या है भाई, पेंसिल। अरे बात आगे समझ में, जिसके हम क्या कर सकते हैं, इजी गोइंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सी गुड्स है, डिफरेंट गुड्स का मतलब क्या होता है, इट इज अ लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, मतलब सबसे उच्चहीन वस्तुएं, मतलब आपकी लो, एकदम लो है, इनकी क्वालिटी क्या है, लो है। अब इनको गिफिन नाम किसने दिया, जिन्होंने इन गुड्स को खोजा है ना, कि भाई किसी पर्सन की इनकम अगर बढ़ गई, एक नॉर्मल पर्सन की इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो 2 गुड्स क्या करती है, इफेक्ट करती है आपकी। 2 गुड्स में कौन सी गुड्स बता देता हूँ, एक ही है। मैं नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहा हूँ भी आपको। नॉर्मल गुड्स यानी सुपीरियर गुड्स, यानी हाई क्वालिटी गुड्स। तो क्या होता है, इनकम बढ़ गई तो इसका 2 गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला गुड्स समझ गए होगे, हाई क्वालिटी गुड्स वो ज़्यादा खरीदेगा, आई बात समझ में। लेकिन लो क्वालिटी की गुड्स क्या करेगा, कम खरीदेगा। तो ये भाई साहब किसने खोजा है, सर रॉबर्ट गिफिन ने। ये पॉइंट किसने खोजा है, सर रॉबर्ट गिफिन ने। तो उन्होंने ऐसी गुड्स, और वो ऐसी गुड्स कुछ भी हो सकती है, वो आपके उसके ऊपर है ना कि वो लो क्वालिटी किसको मानता है। अब ऐसा आप लोअर क्वालिटी लो तो देसी घी और डालडा घी रख दो सामने, तो ये सबको पता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो हम देसी घी यूज़ करेंगे और डालडा घी को यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर दिख गया। तो उन्होंने ऐसे नियम बना दिया कि अगर इनकम बढ़ गई तो क्या करेगा वो बंदा, हाई क्वालिटी गुड्स को ज़्यादा लेगा और लो क्वालिटी गुड्स को क्या करेगा, कम। और अगर इनकम क्या हो गई, कम हो गई, फिर तो फिर गिफिन गुड्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज जाएगी। क्यों, क्योंकि इनकम कम हो गई तो फिर वो भाई अपने लेवल पे आ गए वो तो वापस। और हाई क्वालिटी गुड्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दोनों गुड्स होती है आपकी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, पूरक वस्तु, ऐसी गुड्स जिनका यूज क्या, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ कर सकते हो, उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल, कार और पेट्रोल, इंक और भाई मार्कर, समझ आ गई मतलब कोई होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगला, चेंजेस इन डिमांड, और ये क्या लिखा हुआ है, चेंजेस इन डिमांड क्वांटिटी। अब एग्जांपल देता हूं, सुनना। सर दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर दोनों का मतलब तो क्या है, एक ही हुआ, चेंजेस इन डिमांड और चेंजेस इन क्या है, डिमांड क्वांटिटी। तो डिमांड में चेंज और डिमांड क्वांटिटी में चेंज। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे है ना, एक फैशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल एक फैशन चल रहा है, एक जीन्स टी शर्ट चल रही है मार्केट में जिसकी भाई बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो बताओ मैं इसको खरीदने गया तो इसका मतलब मेरी डिमांड डिटर्मिनेट हो गई, डिसाइड हो गई। तो क्या रीजंस वही बताना, फैशन की वजह से। तो फैशन की वजह से मैं दुकान पे गया, इसको बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड।
क्या बोलते हैं जिसको, मैं प्राइस की वजह से नहीं गया, मैं किसकी वजह से गया, फैशन की वजह से गया, तो इसको बोलते हैं डिमांड में चेंज। लेकिन जब दुकान पे गया तो अब क्वांटिटी कितनी लेनी है वो किस पे डिपेंड है, प्राइस पर। अरे भाई मुझे क्वांटिटी कितनी लेनी है वो किस पे डिपेंड है, प्राइस पर। तो इसको क्या बोलते हैं, चेंजेस इन डिमांड। मतलब प्राइस को छोड़कर कोई भी फैक्टर से अगर आपकी डिमांड चेंज होती है तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, चेंज इन डिमांड। और अगर प्राइस से आपकी डिमांड क्वांटिटी क्या होती है, प्राइस से अगर आपकी क्वांटिटी इफेक्ट होती है तो उसको क्या कहते हैं, चेंजेस इन डिमांड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कीमत के अलावा अन्य मांग निर्धारक घटकों में परिवर्तन होने पर आपकी मांग में परिवर्तन हो जाता है, और यहाँ कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी, मांग मात्रा में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। सिंपल सी बात है। अगला बताओ, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ क्या है, प्राइस। इसका एक फॉर्मूला है, देखो आप लिख लो बोली चाहो तो, EP इजिकल्स टू चेंजेस इन डिमांड क्वांटिटी, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लो, मांग मात्रा में परिवर्तन, चेंजेस इन डिमांड क्वांटिटी मांग मात्रा में परिवर्तन, डिवाइड में चेंजेस इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन, और ब्रैकेट में लिख देना परसेंटेज है ना। ये जो चेंजेस होना चाहिए वो या तो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, परसेंटेज, दोनों के ऊपर नीचे परसेंटेज लिख देना। ठीक है भाई। तो अगर आपकी किसी भी गुड्स की प्राइस में चेंज होता है, लेकिन वो चेंज कौन सा वाला, या तो प्रोपोर्शनेट और या फिर क्या है, परसेंटेज, और उससे आपकी डिमांड क्वांटिटी में क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इसके 5 डिग्रीज है, इसके 5 टाइप्स हैं, 5 डिग्रीज है। EP इजिकल्स टू इन्फिनिटी, EP इजिकल्स टू 0, EP इजिकल्स टू 1, EP इजिकल्स टू ग्रेटर देन, EP इजिकल्स टू, तो EP लेस देन 1। ठीक है भाई। तो ये पॉइंट्स बड़े क्वेश्चन के लिए, जो कि मैं आपको पार्ट भी जब पढ़ाऊंगा मैं वहां पर इसका बड़ा क्वेश्चन पूरा कराऊंगा आपको, छोटे क्वेश्चन में नहीं आएगा ये। और आ जाओ तो बड़ी बात, अच्छी बात है, बड़े क्वेश्चन में करेंगे अपन, वहां कवर हो जाएगा। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, मतलब वस्तु या सेवा का निर्माण क्या कहलाता है, अरे बस आई बात समझ में, वस्तु सेवा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। देखो आगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ क्या है, 5 फैक्टर होते हैं। पहला होता है लेबर, श्रम। तो लेबर का रेम्यूनरेशन क्या होता है, पारिश्रमिक, वेजेस। ठीक है। फिर दूसरा होता है लैंड, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचर के नाम से बोलते हैं, भूमि। तो उसका रेम्यूनरेशन क्या होता है, रेंट। क्या होता है भाई, रेंट। एक होता है कैपिटल, तीसरा हो गया ना पूंजी, तो उसका क्या होता है, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट। छोटे क्वेश्चन में आ जाते हैं, ध्यान रखना। फिर चौथा पॉइंट आपके लिए यहाँ पर क्या होता है, टेक्निक्स। क्या होता है भाई, टेक्निक्स, साहस, यानी इसको मिलती है सैलरी, वेतन। और पांचवा होता है एंटरप्रेन्योर, जो कंपनी का ओनर होता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट। टोटल फैक्टर कितने होते हैं, 5। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन 5 फैक्टर की आवश्यकता होती है, और उसी को ही क्या कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला मार्जिनल प्रोडक्शन। अब मार्जिनल प्रोडक्शन बेटा सेम है, मैं आपको भी वही की वही लाइन बोलूंगा कि किसी एक यूनिट में आपका चेंज हो गया, किसी एक फैक्टर में क्या हो गया, चेंज हो गया, जिससे टोटल प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट 23 पॉइंट क्या है भाई, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन वही कि आप फैक्टर का यूज करोगे, ठीक है, वो 5 फैक्टर का यूज करोगे, और 5 फैक्टर का यूज करने से आप जितने भी गुड्स एंड सर्विस को क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, टोटल गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करोगे, उसको क्या कहा जाएगा, आपका टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट
यहां से एवरेज वाला पॉइंट आ जाता है। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का पॉइंट ऑलवेज हमेशा सेम होता है, ध्यान रखना। कहीं भी चल जाओ कि उसका टोटल उठा लेना होता है और डिवाइड में नंबर्स उठा लेने होते हैं। उसके क्या उठा लेने होते हैं? नंबर्स। उसी को क्या कहेंगे आप? एवरेज प्रोडक्शन। फिर इनडिफरेंस प्रोडक्शन कर्व, सेम टू सेम, टू कॉपी। इनडिफरेंस कर्व पढ़ा ना अपन ने, बस फर्क क्या है, ये कंज्यूमर की नज़र से था। किसकी नज़र से था? कंज्यूमर की नज़र से। और ये किसकी नज़र से है? आपके प्रोड्यूसर की नज़र से। एक ये उपभोक्ता के हिसाब से था और वो किसके हिसाब से है? आपके एक प्रोड्यूसर के हिसाब से, सेलर के हिसाब से, उत्पादक के हिसाब से। फिर इनडिफरेंस प्रोडक्शन क्या है भाई? मैप। वही सेम टू सेम इनडिफरेंस मैप है, तो वही एक ही डायग्राम में दो या दो से अधिक एक साथ आपके समूह उत्पाद वक्रों को एक साथ दर्शा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भाई? समूह उत्पाद मानचित्र। अगला रिटर्न्स टू स्केल। इसका कनेक्शन किससे होता है? लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन से, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है। इसका कनेक्शन किससे होता है भाई? दीर्घकालीन उत्पादन फलन से। और इनका कनेक्शन होता है, किससे होता है इनका कनेक्शन? आपके लिए शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन से होता है, यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन से होता है। अगला परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मार्केट के टाइप्स हैं, एक और ले लो यार यहां पर। मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है भाई? देखो, ऐसा बाजार जिसमें नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर आपकी जो गुड्स होती है, जो प्रोडक्ट होता है, वो समरूप वस्तुएं होती है ना, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है आपके यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो प्राइस है वो हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। ये दो तीन बातें लिख दोगे तो आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। क्या बोला पहले मैंने आपको? नंबर ऑफ बायर्स मोर देन, ठीक है, हाँ, प्राइस सेम रहती है। फिर प्राइस सेम रहती है और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? होमोजीनियस होता है। चलो आगे देखो। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक। हर एक चीज़ में इससे थोड़ा सा क्या होता है? ये कम होता है। और इसमें क्या है कि आपकी जो प्राइस है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है। ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है भाई? ओलिगोपोली मार्केट, अब इसमें एक सिंपल सी बात होती है कि ये वो मार्केट है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। इनकी नंबर ऑफ जो सेलर और बायर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। डेली यूज में कैसे होंगे बताओ? डेली यूज में नहीं हो सकते। किराना की दुकान वाला परफेक्ट कंपटीशन में आता है जनरल स्टोर में। कपड़ों की दुकान वाला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में आता है, क्योंकि कभी कभी खरीदते हैं। यहाँ डेली काम होता है, यहाँ कभी कभी खरीदते हैं। तो बताओ ओलिगोपोली मार्केट ऑफकोर्स इससे क्या होगा? और डाउन होगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ बायर और सेलर ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही क्या होते हैं? कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं सारे। तो कंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है? कंस्ट्रक्शन रिलेटेड करके भाई इनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खरीदने वाले कितने लोग हैं? जब काम पड़ेगा तब खरीदेंगे, बाकी अदरवाइज सालों साल हम खरीदते ही नहीं है। तो बेचने वाले भी क्या है? बहुत कम है। बेचने वाले क्या है? बहुत कम है। और यहाँ कभी भी प्राइस फिक्स नहीं रहती, यहाँ कभी भी प्राइस क्या होती रहती है? क्योंकि यहाँ मार्केट जो है ना बहुत क्या होता है? बहुत कम होता है। इनका मार्केट इतना लार्ज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इनका कंपटीशन भी क्या होता है? बहुत कम होता है। कंपटीशन इनका होता ही नहीं है बिल्कुल भी। यही बात समझ में? कुछ ही लोग होते हैं। सीमेंट से रिलेटेड कितने प्रोडक्ट है पता ही नहीं है किसी को। पाइप से रिलेटेड है, जो घर के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड को नहीं पता। अगला क्या है? अच्छा बताओ, मोनोपोली मार्केट में कौन सा बाजार, कौन से पर्सन आते हैं, कौन सा बिजनेस आता है? हाँ, मोनोपोली मार्केट का मतलब पता है कि सेलर का है सिंगल, पूरे हिंदुस्तान में एक ही है जो बेच सकता है उस गुड्स से सर्विस को। उस हिंदुस्तान में एक ही ऐसा सेलर है जो उस गुड्स और सर्विस को अकेला क्या कर सकता है? बेच सकता है, और कोई नहीं बेच सकता।
क्या एरोप्लेन तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, दोनों में है ना। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ये भी होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट ट्रेन की सुविधा कौन दे सकती है सर्विस? ओनली ऑन गवर्नमेंट का राइट्स होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी खरीद लेते हैं, बस खरीद लेते हैं, बस के प्राइवेट सेक्टर होते हैं, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट ने रेलवे वालों को दे दिया क्या कि भाई तुम्हारी प्राइवेट की, जैसे अंबानी की भी रेलवे की जा रही है, ट्रेन जा रही है, आई भाषा में, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। सर मेट्रो, हाँ वो भी गवर्नमेंट होता है ना, ट्रेन ही हो गया, मेट्रो की बस थोड़ी होती है वो भी। नहीं, हाँ। और लेकिन एग्जाम में नहीं आता उसका कभी कोई पॉइंट, डिओपोली, वो दो सिर्फ उसमें नंबर ऑफ बायर्स कितने, सेलर कितने होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं उसमें। वो डिमांड के अंदर है, इसमें नहीं है। इकोनॉमिक्स में यही तो परेशानी है, कौन सा पॉइंट कहाँ घुस जाता है, बस पर प्रॉब्लम यही है। और सब एक जैसी बातें हैं और अपने आसपास की बातें हैं सारी, जो सारा पॉइंट कोई ना कोई पॉइंट कहीं ना कहीं भी घुस जाता है। समझ आ गई बात आपको? तो टोटल आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? ये 31। थोड़े से मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखो एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए थोड़ा सा मैंने फास्टली पढ़ाया है। तो ये पॉइंट्स आपको आपके उसमें मिल जाएंगे, आपके जो क्या है बताना क्या? हाँ देना ये है। देखो ये आपकी सीरीज़ है, अक्सर यही पढ़ते हैं सभी कॉलेज स्टूडेंट्स। और आप अभी फर्स्ट ईयर में नए आए हो तो आपको ही पता पड़ कि राजा वंदी की सीरीज़ होती है। 12th तक तो डेस्क वर्क एक्सीलेंट यही पढ़ी अपन ने, तो अभी इससे सीरीज़ आती है और ये फर्स्ट टाइम ही पब्लिश हुई है एज ए सेमेस्टर। तो इसमें आपको सब पॉइंट्स, सब क्वेश्चंस और मॉडल पेपर सब मिल जाएंगे आपको सारे, तो ज़्यादा अच्छी रहती है। इसको ही पढ़ लिया करो आप सभी। समझ आ गई बात को? ठीक है। और इसमें आपको डेफिनेशंस भी मिल जाएगी। ओके। और एक और बात, जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी, जो भी अगर जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो क्लासेस है वो आपको है ना मेरे ऐप पर मिल जाएगी। मेरा खुद का एक ऐप है, जितने 100 क्लासेस प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आप सबको ये। और ये एंड्रॉयड है, ध्यान रखना, iOS नहीं है, तो ये एंड्रॉयड ऐप है। तो वहाँ पर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्लास ओनली 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। अभी एग्जाम रिगार्डिंग ये आपकी प्राइस रखी हुई है। ओके, चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।